वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग अप्लाइड साइंस क्लासेज में केमिस्ट्री पोर्शन में हम लोग एक 12th के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ये सरफेस केमिस्ट्री टर्म से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सॉलिड या किसी मॉलिक्यूल के सरफेस से रिलेटेड बात की कुछ केमिस्ट्री है, उसमें कुछ बात की जाएगी। और बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमन चैप्टर होता है। जनरली प्रैक्टिकल्स में स्टूडेंट जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन सा चैप्टर तैयार किए हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाई दैट वी हैव प्रिपेयर्ड और रिवाइज सरफेस केमिस्ट्री। तो एक ये आसान भी चैप्टर है, थोड़ा विशेष समझने वाला भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में डेली देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में ये बात तो क्लियर है कि किसी भी जनरली सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं तो कुछ रिएक्शंस या कुछ घटनाएं, कुछ फेनोमेनन्स पूरे बल्क ऑफ मटेरियल के अंदर होती हैं और कुछ घटनाएं होती हैं जो केवल उनके सरफेस से रिलेटेड होती हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस से होने वाली घटनाओं की ही बात करते हैं। और सरफेस से होने वाली घटनाओं की जब बात करेंगे तो उसमें सबसे कॉमन चीज़, जो सबसे पहला चीज़ आता है, उसका टर्म होता है एडजॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ABSORPTION। एब्जॉर्प्शन सारे लोग जानते होंगे। जब किसी चीज़, किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डुबाया जाता है तो वह सॉलिड अगर उसमें से लिक्विड के पार्ट को पूरे बल्क ऑफ मटेरियल में एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम लोग उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप रसगुल्ला बनाते हैं तो रसगुल्ला बना करके आप उसको जब शुगर सिरप में डाल देते हैं तो पूरा रसगुल्ला, शुगर सिरप पूरा रसगुल्ला के इंटायर बल्क ऑफ मटेरियल में चला जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल हुआ। रुई लिए, स्पंज लिए, आप वाटर में या किसी कलर में डाल दिए, वो रुई या वाटर की पूरे वाटर को ऑब्जर्व किया रुई ने और वाटर की पूरी मात्रा चारों तरफ उसके पूरे बल्क ऑफ मटेरियल में फैल गई। तो ये चीज़ हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन। लेकिन बहुत सारे केसेज में देखते हैं कि जैसे आप एक ईंट का टुकड़ा ले लीजिए और उसको सीमेंट का घोल करके या उसमें डाल दीजिए ईंट का टुकड़ा और फिर डुबा करके उसको निकाल लीजिए। तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि उसमें जो सीमेंट के घोल हैं तो सीमेंट पार्टिकल्स उसके सरफेस पर ही केवल गैदर्ड होंगे, ज़्यादा होंगे। पूरे ईंट को अगर अंदर से आप फोड़ करके या उसको तोड़ करके देखेंगे तो ईंट के अंदर में सीमेंट की मात्रा नहीं होगी, सीमेंट की सारी मात्रा उसके सरफेस पर जमा हुआ है। तो जो कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के केवल सरफेस पर जमा होता है तो उसी घटना को हम लोग एडजॉर्प्शन कहेंगे। और जब वह सब्सटेंस पूरे इंटायर सॉलिड मटेरियल के अंदर जाता है, पूरे मॉलिक्यूल उसके अंदर यूनिफॉर्मली जाता है, तब उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो हम लोग एडजॉर्प्शन को हम डिफाइन करते हैं कि द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid। कोई सॉलिड या लिक्विड के पूरे बल्क पर नहीं होकर के केवल उसके सरफेस पर किसी मोलिकुलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, गैदरिंग हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन। तो केवल सरफेस पर होना चाहिए। आप कोई पेंट लिए हैं, कोई चीज़ लेकर के उस लकड़ी का टुकड़ा लेकर के उसमें डुबा दिए तो आप देखेंगे कि पेंट लकड़ी के टुकड़े के केवल बाहरी हिस्से पर है, अंदर में नहीं पेंट गया हुआ है। तो एक एग्जाम्पल हो गया एडजॉर्प्शन का। अब जब एडजॉर्प्शन को हम डिफाइन कर लिए तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो तरह की बात आ रही है, दो तरह के मैटर आ रहे हैं। एक मैटर आ रहा है जिसके सरफेस के ऊपर दूसरा मटेरियल डिपोजिट हो रहा है। तो जो मटेरियल किसी सब्सटेंस के सरफेस पर डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट।
तो एडजॉर्बेट को डिफाइन कर सकते हैं कि द मोलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस which concentrates or accumulates at the surface is known as adsorbent। यानी जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है या कंसंट्रेट होता है या डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है, तो कलेक्टिंग सब्सटेंस को, जो कलेक्ट हो रहा है या एक्यूमुलेट हो रहा है, उस सब्सटेंस को हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं। और उसी तरीके से दूसरा टर्म आता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या हो गया कि द मटेरियल ऑन विच द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। यानी जिस सब्सटेंस के ऊपर किसी चीज़ का डिपोजिशन हो रहा है, यानी आपका एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है जिस सब्सटेंस के ऊपर, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेंट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो उसके लिए दो तरह के सब्सटेंस का होना ज़रूरी है। एक, जिस सब्सटेंस के ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस आएगा, और दूसरा डिपॉजिट होने, सरफेस पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस, दो चीज़ चाहिए। तो जो सरफेस पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर जमा हो रहा है उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो ये तीनों टर्म क्लियर हो गए। अब इसके बाद इसका एक ठीक उल्टा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डिसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन में क्या हमने देखा, ऐड किए सरफेस पर, एक चीज़ के सरफेस पर, एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर या एक सब्सटेंस के सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस को ऐड किए, तो एडसॉर्प्शन हो गया, ठीक है। और डिपार्ट किए, डिटैच किए। तो जब कोई एडजॉर्प्शन हुआ है तो उसमें जो एडजॉर्बेट है उसको अगर हम हटा देते हैं एडजॉर्बेंट से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉर्प्शन, डिपार्ट कर दिए। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब। तो सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब का उसको क्या बोलेंगे, तो एडजॉर्बेंट। एंड द सब्सटेंस विच इज एक्यूमुलेटेड, दैट सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्बेट। और द प्रोसेस वाज एडजॉर्प्शन। देन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, वहाँ पर एडिंग या एक्यूमुलेशन था, यहाँ पर रिमूविंग द एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसके बाद ये एब्जॉर्प्शन के बारे में तो हम रीडिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आप पहले ही से जानते हैं कि जब कोई एक सब्सटेंस के द्वारा दूसरे सब्सटेंस को पूरे बल्क ऑफ मटेरियल के अंदर टेकन इन किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन ये दोनों एक साथ होते हैं तब उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या हो गया कि व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज नोन एज और इट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। तो जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं, यानी किसी मटेरियल को डुबा दिए या अब वो मटेरियल ऐसा है कि उसके सरफेस पर भी डिपोजिशन हुआ जाता है और साथ ही साथ उसके अंदर में भी सब्सटेंस गए। जैसे आप एक चौक को ले लीजिए और चौक को किस कलरफुल कलर में लिक्विड में डाल दीजिए, वाटर में कोई कलर डिजॉल्व करके डाल दीजिए, तो और डाल करके कुछ देर छोड़ दीजिए। तो कुछ देर के बाद आप चौक को निकालेंगे, उसको तोड़ करके देखेंगे तो पूरे चौक के अंदर ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा रहेगा ज़्यादा कलरफुल, लेकिन साथ ही साथ पूरे अंदर में वो कलर चला गया होगा। तो जब अंदर में चला गया, पूरा चौक आपका कलरफुल हो गया है, तो जब पूरा चौक कलरफुल हो गया तब उसमें एडजॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे सॉर्प्शन। अगर वो कलर केवल ऊपरी सतह पर ही आपको दिखाई दे रहा है, अंदर में नहीं गया हुआ है, तब आप उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तो इस तरीके से
सरफेस से रिलेटेड जो मेन बात है एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टर्म को डिफाइन किया है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर दोनों में बस मेन डिफरेंस यही है कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो एक सरफेस फेनोमेना है, केवल मटेरियल के ऊपरी सरफेस पर डिपॉजिट होता है, और ये एब्जॉर्प्शन होता है जो एब्जॉर्प्शन, तो ये बल्क फेनोमेना है, यानी इसमें सॉलिड मटेरियल के जो लिक्विड मटेरियल जिस पर कोई चीज़ जमा हो रहा है तो उस पूरे बल्क ऑफ मटेरियल में डिपोजिशन होगा एडजॉर्बेंट का। तो ये एब्जॉर्प्शन जो हुआ तो एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फेनोमेना होता है जिसमें जो एडिंग सब्सटेंस है उसका यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बल्क ऑफ मटेरियल होता है, और एडजॉर्प्शन के केस में जो एडिंग सब्सटेंस होता है, एक्युमुलेटेड सब्सटेंस होता है, तो उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सरफेस पर ही ज़्यादा होता है, इनसाइड द मटेरियल और बल्क ऑफ द मटेरियल में यूनिफॉर्म नहीं होता है, केवल सरफेस से रिलेटेड होगा। तो ये सरफेस फेनोमेनन हो गया और ये बल्क फेनोमेनन हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ एक्युमुलेटेड सब्सटेंस एब्जॉर्बेंट में केवल सरफेस पर रहता है और एब्जॉर्प्शन में पूरे बल्क ऑफ मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन का टाइप्स देखेंगे, फिर उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। आइए, तो अब जब एब्जॉर्प्शन के बारे में डिफरेंट टर्म्स को जान गए तो उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। तो हम उनके मोलिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से एब्जॉर्प्शन को मेनली 2 पार्ट में बांटते हैं। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिकल एब्जॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो आप या तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं, नहीं तो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको प्रॉपर्टी दिया है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन का, तो आप इसका वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेंगे तो आपको एक ही जगह पूरा इसका समरी और पूरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिसॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी बताइए, 2, 3, 4 पूछा जा सकता है। कभी केमिसॉर्प्शन का या केमिकल का पूछा जा सकता है, या फिर कभी दोनों में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, या कभी कभी पूछा जा सकता है कि दोनों में सिमिलरिटी बताइए, कभी दोनों में डिफरेंसेस बताइए। यानी इस टाइप के डाटा से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज अगर उसके टॉपिक्स को, टर्म्स को, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे अच्छे से, तो फिर आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली लिख सकते हैं, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो। तो इसलिए हमने इन दोनों टर्म का एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज ही लिखा है, इधर फिजिकल एब्जॉर्प्शन का लिखा है और इधर केमिकल एब्जॉर्प्शन का लिखे हैं। 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। आप याद रखने के लिए इतना याद रखेंगे इनफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए समझने के लिए थोड़ा सा इसका हम लोग 1 बाय 1 जान लेते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ये विदाउट एनी केमिकल चेंज होता है। नाम से ही क्लियर है कि फिजिकल, उसके स्टेट में कोई चेंज हो सकता है लेकिन उसमें कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो हुआ कि जिसमें न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो, वो आपका एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है लेकिन न्यू कंपाउंड ऑन द सरफेस नहीं बन रहे हैं, तो वो हो गया हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, तो इसका मेन कारण होता है वान डर वाल्स फोर्सेज। तो
वांडरवाल फोर्सेज यूनिवर्सल होते हैं और नेचर में वीकर होते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जनरली कोई अगर एडजॉर्बेंट होता है या कोई मटेरियल आप लेते हैं तो मटेरियल के बल्क ऑफ मटेरियल में जो डिफरेंट मोलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं तो वो सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स से चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं और उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन जो सरफेस पर होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका चौक है तो चौक के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सब चौक से ही घिरे हुए हैं, चौक पार्टिकल से ही, तो उनका फोर्स जो होता है बैलेंस्ड होता है। तो बाहरी सरफेस पर जो भी पार्टिकल्स हैं चौक के, तो उनके ऊपर लगने वाला फोर्स या उनके अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बाहरी सरफेस वाले की पार्टिकल्स की एनर्जी अंदर वाले से अधिक होती है। और ये बाहर वाले जो होते हैं अनबैलेंस्ड नेचर में होते हैं, क्योंकि बाहरी सरफेस के जो मोलिक्यूल हैं उनके अंदर तो दूसरे नेचर का मटेरियल है लेकिन बाहर में दूसरे नेचर का मटेरियल एटमॉस्फेयर है। तो इन दोनों के बीच में अनबैलेंस फोर्स होता है। जैसे अंदर में बल्क ऑफ मटेरियल में होता है बैलेंस, वैसे बाहर में नहीं होता है। तो इसलिए इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है आउटर पर। तो अगल बगल में सराउंडिंग में अगर कुछ पार्टिकल्स आते हैं इनके नियर में तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का, एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे जैसे पार्टिकल्स इनके नज़दीक में आते जाते हैं, इसके सराउंडिंग में गिरते जाते हैं, तो वहाँ से एनर्जी लॉस्ट होती, एनर्जी लेवल उनका कम होते जाता है, बैलेंस्ड होते जाते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और वहाँ से आउटर सरफेस से कुछ एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी निकलने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के प्रोसेस की तरह शो होने लगता है। तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है और उसमें बाहर से जो जुड़ रहा है तो ये जनरली लो टेम्परेचर पर ही हो जाता है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। तो यानी वंडरवाल फोर्सेज के कारण राइज होता है। दूसरी बात है कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये कोई खास स्पेसिफिक नेचर नहीं शो करता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनता है। सीधे आया, अटैच हुआ, आप डिटैच करेंगे अलग हो जाएगा। लेकिन जो केमी में होगा तो उस पर चूँकि आउटर सरफेस पर कुछ कंपाउंड बन जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, इसलिए उनका स्पेसिफिक नेचर हो जाता है। और वो नेचर डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट क्या है, उस पर एडजॉर्बेंट क्या है, दोनों सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करने लगता है। तो वो स्पेसिफिक नेचर में हो जाता है केमी, ये आपका नॉन स्पेसिफिक हुआ। फिर केमी में देख लेते हैं उसी के साथ कि जैसे केमी में यहाँ पर था कि वंडरवाल फोर्सेज में थे और फिजिकल में, और केमिकल में होता है कि इट इज़ कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग के कारण सरफेस के ऊपर नया कंपाउंड बनेगा, उसमें नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस होता है, इसलिए स्पेसिफिक नेचर हो जाते हैं या हाईली स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंट सरफेस पर और एब्जॉर्बेंट पर। अब इसके बाद है ये इरिवर्जिबल होता है, लो टेम्परेचर पर होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, वंडरवाल फोर्सेज वीकर होते हैं, इसलिए उस प्रोसेस को आप आसानी से रिवर्स कर सकते हैं फिजिकली। और इट इज़ इरिवर्जिबल, ये जनरली इरिवर्जिबल होता है। अगर इसको रिवर्स करना पड़ेगा तो फिर कोई सूटेबल केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा तो होगा, प्रोसेस जनरली रिवर्स नहीं हो पाएगा। इसके बाद है कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। अगर गैस एब्जॉर्बेंट के रूप में काम कर रही है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। और मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर एब्जॉर्ब रीडली, यानी जो गैस जल्दी आसानी से लिक्विफाई की जा सकती है वो गैस ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है। और एब्जॉर्बेंट के लिए हम लोग ये सिलिका जेल, एनिमल चारकोल या ये इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंसेज हैं, उनको हम लोग बेटर एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज करते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ को आसानी से अपने अंदर, जैसे आप एनिमल चारकोल ले लीजिए, कोल ले लीजिए, उसके डालिए तो उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स आसानी से अटैच हो जाते हैं, तो वो बेस्ट मटेरियल्स माने जाते हैं। तो अगर उन पर लिक्विफाइबल गैसेज हैं तो लिक्विफेबल गैसेज हैं तो वो ज़्यादा आसानी से करेंगी, जो नॉन लिक्विफेबल हैं वो उतनी आसानी से नहीं एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद इसमें भी वो नेचर सेम होता है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार मार्क लगा देते हैं,
ये दोनों में सिमिलरिटी की तरह हो जाती है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैसेज विच कैन रिएक्ट विथ द एडजॉर्बेंट, सो केमिसॉर्प्शन। जो गैसेज फिजिसॉर्प्शन दिखाते हैं उनके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, तो फिजिसॉर्प्शन में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो सब्सटेंस है एडजॉर्बेंट है और उनके साथ अगर उस गैस का कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो जब केमिकल रिएक्शन हो सकता है तो वहाँ पर वो केमिकल एडजॉर्प्शन दिखा देती हैं। इसके बाद है कि इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। ये इसमें एडजॉर्प्शन की इंथैल्पी या एनर्जी चेंज लो होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है। तो याद रखना होगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फिजिसॉर्प्शन में इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होगा और ये 20 से 40 के रेंज में होता है, और इसमें होता है 80 से 240 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है। ये इंथैल्पी इसमें हाई होता है, इसमें आपका लो था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चूँकि ये अभी हम लोग बात किए कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एडजॉर्प्शन चूँकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, नेचर में एक्सोथर्मिक ही होता है, लेकिन ये लो टेम्परेचर पर ही हो जाता है। तो ये डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पर होता है और बेसिकली एक्सोथर्मिक है। तो ली चैटरजी प्रिंसिपल के अनुसार जानते हैं कि अगर हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, यानी चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेट डिक्रीज करता है, और लो टेम्परेचर इसके लिए मोर फेवरेबल कंडीशन होता है। तो पूछा जा सकता है कि फिजिसॉर्प्शन में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है या हाई टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर होगा फिजी में, और केमिकल में हाई टेम्परेचर होगा। क्यों? तो केमिकल में इट इंक्रीजेज फर्स्ट देन डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा है कि इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पर कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली बनने लगता है, फास्टली बनने लगता है। तो इसीलिए शुरू में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, एक लिमिट के बाद जब ज़्यादा हो जाता है, टू मच हो जाता है टेम्परेचर, तो फिर वहाँ पर डाउन होता है, नहीं तो जनरली शुरू में बढ़ता है और उसमें डाउन होता है। रीजन क्या है? दोनों एक्सोथर्मिक है, लेकिन रीजन क्या है कि इसमें है कि सीधे ली चैटरजी प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसमें वन डर वाल फोर्स का है, कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए उसके लिए कुछ ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद है नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। चूँकि फिजिकल है, इसमें रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कुछ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो फिजिसॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड समटाइम। इसके बाद इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये भी आपका कॉमन पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ भी हम स्टार लगा देते हैं। ये दोनों में कॉमन चीज़ है, सिमिलरिटी की तरह हो जाएगा। दोनों सरफेस एरिया से रिलेटेड हैं, दोनों में सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा, केमिकल बॉन्डिंग वाले में भी ज़्यादा बॉन्डिंग होगा, फिजिकल वाले में ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, तो वहाँ पर दोनों में रेट इंक्रीज करता है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंस है कि इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मोलिक्यूलर लेयर ऑन द सरफेस अंडर हाई प्रेशर। फिजिसॉर्प्शन में जो एडजॉर्ब होते हैं तो लेयर बाय लेयर जमा होते हैं, वहाँ पर कुछ केमिकल नहीं होता है, तो फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, मतलब मल्टी मोलिक्यूलर लेयर जमा होते हैं। जबकि आपका केमिकल में चूँकि केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें यूनिमोलिक्यूलर लेयर जमा होता है। तो एक मेन डिफरेंस होता है कि रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिमोलिक्यूलर लेयर। तो इस तरीके से हमने फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के सारे मेन फीचर्स को देखे। आप बुक में पढ़िएगा तो उसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, हम लोग नोट्स के रूप में इसको तैयार कर सकते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक दो बार नोट्स तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर बुक से देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको और मिल जाएंगे। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसके बाद अगले टॉपिक में आएंगे तो फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन एंड नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।